परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के मैथ की आखिरी क्लास, जिसमें कि बस एक ही टॉपिक बच गया है, लेकिन ये एकदम स्पेशल क्लास होने वाली है। स्पेशल क्लास इसलिए है ये क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ये जो सेकेंड सेमेस्टर की ये आज 25वीं क्लास होगी, हमको लगता है, या 26वीं क्लास होगी। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का सिलेबस कवर किया गया है। बस कुछ टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर का इसमें नहीं है, जो केवल पहले सेमेस्टर के सिलेबस में था। जैसे क्या है, प्रतिशत है, पहले सेमेस्टर में था। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। दूसरा स्थानीय मान, और तीसरा दशमलव, और एक और पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब जो चारों टॉपिक हैं, ये सब ये सेकेंड सेमेस्टर में नहीं था, तो इसको यहाँ नहीं कवर किया लग गया। लेकिन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ की 7 वीडियो थी, जिसमें ये सब एक वीडियो पूरा दशमलव का बताया गया है, स्थानीय मान का बताया गया है, और एक बस क्या कवर नहीं किया गया है, रोमन अंक। ठीक, क्योंकि पहले सेमेस्टर में हम ये नहीं पढ़ा पाए थे, तो इसको कभी कभी कवर कर देंगे, कभी अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन मेन बात यह है कि पहले सेमेस्टर जो है, सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो है पूरा, ये पहले सेमेस्टर से क्यों मैच है। और दूसरी बात ये है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लानिंग, ये कैसे क्या क्या पढ़ना है। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर, ठीक, प्रीवियस ईयर। और तीसरा क्या है, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख देते हैं। और तीसरा क्या होता है मैथ में, प्रैक्टिस। तो ये इसको हम ट्रिपल पी मेथड अगर अपने से नाम दे दें, प्लानिंग, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस, तो ये तीनों मिला के आप लोगों को कभी भी मैथ में दिक्कत नहीं होगी। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा। किसका सिलेबस, पहले सेमेस्टर का सिलेबस। और इस सिलेबस से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है क्या, इस सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन आ रहा है, और आ रहा है तो उस टॉपिक का ही क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या बाहर आ जा रहा है, तो ये भी जानने की जरूरत होगी। और उस हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और पहली दूसरी बात ये है, ये आप लोगों को डीएलएड की मैथ की बुक आती है, उसे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस तक ही रखें, क्योंकि वो मैथ की बुक ये बेकार है, या राजन मैथ का बेकार है। इसको बस अपने आप को प्रैक्टिस तक ही सीमित रखें। क्वेश्चन देख लिया राजन का, ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो बस उतने तक ही सीमित रखें, और आप लोग तब अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। जैसे जो आज टॉपिक अगर हम पढ़ने वाले हैं, आयत चित्र वाला, तो ये सिलेबस में क्या लिखा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसका डेमो अगर दिखाता हूँ, तो जैसे ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है कि अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन। ठीक, क्या लिखा है देखिए ध्यान से, तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। लेकिन अगर हम सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखें, सेकेंड सेमेस्टर के पेपर को देखें, तो इस टॉपिक से केवल एक ही बार क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी होता है, क्वेश्चन करने में इजी होता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो माप बताई गई है, ये वर्ग अंतराल में बताई गई है। देखिए, वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल में है। लेकिन वो क्या दिया है, अवर्गीकृत आंकड़ा। सिलेबस में देखिए ध्यान से क्या लिखा है, अवर्गीकृत आंकड़ा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वर्गीकृत आंकड़ा का पूछा है। और जो क्वेश्चन छापा भी है जिस बुक से, तो यहाँ पे गलती भी किया है, यहाँ पे 10 होगा, लेकिन ये देखिए तो ये वर्गीकृत आंकड़े का क्वेश्चन है, और सिलेबस में केवल क्या लिखा है, वर्गीकृत आंकड़ा। यानी कि जो सिलेबस में कहता है वो पूछता नहीं है। ऐसे ही अगर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, सिलेबस में केवल क्या लिखा है, परिमाप लिखा है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कब है सिलेबस में, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो ये नहीं कहना है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही पढ़ूंगा, और सेकेंड सेमेस्टर में हूँ तो केवल सेकेंड सेमेस्टर का। आप लोग अगर सेकेंड सेमेस्टर का कवर कर लेंगे, और 2-4 टॉपिक जो बताया गया है केवल फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, तो आप लोग अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। अब आता है बात कि अगर सिलेबस को बढ़िया से देखें, प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, तो आप लोग का आधा काम आसान हो गया, और 20 मार्क्स केवल सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देख के
अगर उसका अभ्यास कर लेंगे और वैसे वैसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जैसा आता है, तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे और उस टॉपिक को कभी ना छोड़े जो बार बार आता है। तो ये तो बात हुई सिलेबस की। अब आते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में मैचिंग क्या है, जो हम लोगों ने इतना क्लास लिया है, क्योंकि बहुत लोगों का बैक है और सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों का मैथ पढ़ना है। तो उसमें अगर हम कॉमन देखें जैसे यहाँ पे, तो अगर ये सेकेंड सेमेस्टर का ये है और पहले सेमेस्टर का देखें कॉमन, तो कॉमन हम बताते हैं। देखिए जैसे पहला जो संख्या का बोध है, ये पहले सेमेस्टर में भी है, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, जितना इसकी संक्रिया करवाई गई है सब है, पहले में भी दूसरे में भी। चाहे अपवर्त्य हो, अपवर्तक हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, ये किसी भी दोनों सेमेस्टर में से पूछा जा सकता है, या बोर्ड मास, ये दोनों सेमेस्टर में पूछा जाता है। फिर समीकरण के क्वेश्चन, इसका डेमो दिखाते हैं, क्योंकि समीकरण के लिखित क्वेश्चन पहले सेमेस्टर के पेपर में नहीं है। लेकिन अगर पहले सेमेस्टर का ये हम पेपर अगर खोल दें यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक सेमेस्टर में ये जो एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपको कब पढ़ाया है, सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में तो पढ़ाया गया था, लेकिन ये कहाँ आया है, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में। तो जो सिलेबस से एकदम देख देख के कवर करेगा, तो पहले सेमेस्टर का दूसरे में भी आ जाता है और दूसरे का भी पहले में। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी 25 क्लास हुआ है, इसमें सब पहले सेमेस्टर का कवर है। क्या नहीं कवर है, स्थानीय मान, जिसके लिए पहले सेमेस्टर की प्ले लिस्ट है उसमें बताया गया है। प्रतिशत का क्वेश्चन भी बढ़िया से बताया गया है, बस एक क्या नहीं बताया गया, तो रोमन अंक। तो इन दोनों प्ले लिस्ट को अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो ये मैथ के लिए जो आगे आएगा, जो थर्ड सेमेस्टर आएगा, उसके लिए एक बेस का काम करेगा। या मैथ थर्ड सेमेस्टर ही नहीं, चाहे यूपी टेट दे या कोई भी एग्जाम दे मैथ का, आप लोग ये इतना बढ़िया से बेस अगर हम बताते हैं, अगर उसको ध्यान से आप लोग नोट करेंगे एक जगह, तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई भी अगर डीएलएड की कहीं भी क्लास चल रही हो तो उससे ज़्यादा बेहतर। और बेहतर की तो बात ही छोड़िए, इसमें हम लोग यूपी टेट में क्या क्या आता है और क्या क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी टॉपिक अगर मैच करता है तो उसमें बताया जाता है। अब आते हैं बात, ये तो हो गई सिलेबस मैचिंग की, कैसे आप लोग करेंगे और क्या क्या कॉमन है। जैसे इस सेमेस्टर में अगर पहले सेमेस्टर में वृत्त के बारे में थोड़ा सा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, लेकिन सिलेबस में तो दिया नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी जानकारी एटलीस्ट रखनी चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ा दिया है तो इसके बारे में एटलीस्ट जानकारी रहनी चाहिए, भले ही सिलेबस में ना हो, क्योंकि डीएलएड वालों को पेपर बनाना आता नहीं है। पीएनपी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उनको सही बताएं तो उन लोगों का कुछ नहीं पता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसीलिए अपनी तैयारी थोड़ा बढ़िया से, एक अच्छे लेवल से, तो आप लोग एक प्लानिंग करना खुद से सीखिए। आप अपनी प्लानिंग खुद से बनाएं। और खुद से कैसे बनाएंगे, जब आप एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। दूसरी बात ये आती है, दूसरी बात अगर इसके बाद ध्यान करेंगे, ये तीनों काम करेंगे। और दूसरी बात में अगर देखें, इसी में तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, प्रैक्टिस लिखा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी प्रैक्टिस करें वो किस बुक से करें। तो जो भी सिलेबस है क्लास 6 की सरकारी वाली बुक में, और इसमें भी लास्ट में दिया रहता है क्या, दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर में अगर आप दक्ष हो गए, यानी कि पारंगत हो गए, तो आपको दक्षता अभ्यास में इन सब जितने चैप्टर हैं उनसे जुड़े हुए सवाल एक ही साथ मिलेंगे। तो उससे आप लोगों को पता लगेगा कि ये हमको आ गया है वाकई में, नहीं आ गया है। ये तो हो गई पहली बात। फिर क्लास 7 की बुक में भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे परिमेय संख्या का वाला है, और एक दो चैप्टर है जो कि हम पढ़ाते समय बताए हैं। तो ये दोनों बुक को फॉलो करें। और क्लास 7 में सर्वसमीका वाला भी क्वेश्चन है, और ये हर एक साल 2 नंबर का आता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि प्रैक्टिस ऐसे करें। क्लास 6 क्लास 7 जरूरत पड़े तो SCRT की बुक से जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार रिवीजन करेंगे। तो ये तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम डीएलएड के लिए इतना क्यों करें। तो पहला तो बात यह है कि इतना करने से आप लोगों की बैक तो कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो बैक नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग जब तैयारी करेंगे कोई भी एग्जाम की, चाहे यूपी टेट हो या कोई भी एग्जाम की, तो आगे जरूर जब तैयारी करते समय आप लोगों को इसका फायदा जरूर दिखेगा। एकदम ये मेरी गारंटी है कि फायदा दिखेगा, और एकदम निश्चित है कि दिखेगा। अब दूसरी बात यह है कि क्या प्रैक्टिस करें। ठीक,
कैसे पता चलेगा कि हमको क्या क्या प्रैक्टिस करना है? पहले तो बात यह है कि जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो जो भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन अगर हम एक बार में लगा पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन अगर कोई बताया गया उसके क्वेश्चन कभी हमसे फंस नहीं रहे हैं, यानी हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, फंस ही नहीं रहे हैं, तो वो इसका मतलब यह है कि वो आपको आता है। तो जो आता है वो तो आपके पास है, जो एकदम कंप्लीट है कि उसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे। ऐसे एक बार कोई भी चीज़ अगर गुणा करना सीख गए हैं, जोड़ना सीख गए, तो 2 में 2 जोड़ना तो आप लोग थोड़ी भूलते हैं। क्यों ये नहीं भूलते हैं? क्योंकि ये बार बार आप लोग अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने तो बार बार ये रिवाइज होता रहता है, बार बार जोड़ते रहते हैं। ठीक, पहाड़ा किसको याद रहता है? जो टेबल है, बार बार जो प्रैक्टिस करता रहता है उसको पहाड़ा याद रहता है, टेबल याद रहता है। तो ये सब क्यों आता है? बार बार प्रैक्टिस से। तो इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करना है। और तीसरी बात ये है कि अपने बारे में जो भी कोई भी पढ़ रहा होगा तो अपने बारे में आपको जानकारी खुद है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। आप भले से दूसरे से लजाने में छिपा रहे हो कि नहीं हमको सब आता है, लेकिन अपने बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो वो और कोई नहीं जानता है। उसका टीचर भी नहीं जान पाएगा, मैं तो दूर ही हूँ, तो नज़दीक रहेगा थोड़ा बहुत जान पाएगा, लेकिन जो अपना स्टूडेंट है, खुद जो पढ़ रहा है, उसको खुद पता है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि मैं जहाँ भी गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधारना है। ठीक, क्या करना है? गलती को सुधारना है। और जो भी चीज़ें समझ नहीं आती उसको वहीं पे समझने का प्रयास करिए, ये नहीं कि आगे बढ़ गए, क्योंकि जो भी समझाया जाता है उस समय वो आगे के लिए काम आने वाला है और उसका यूज होता है। तो आप लोग खुद थोड़ा समय लगे। और तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट अगर दिया जा रहा है, जैसे अगर हम दे दें a+1/a = 2, अगर a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों को तुरंत क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को आप लोग बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़े, पहला स्टेप हो गया। दूसरे बात, क्वेश्चन देखने के बाद हमको दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा सा, इसमें आखिर करना क्या है। जब हम एक नतीजे पहुंच जाएं कि नहीं ये ऐसे हो रहा है तो इसमें ये करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो इसमें लगभग 5 से 10 सेकंड लगेगा। अगर आप ध्यान से करेंगे, तुरंत करना शुरू कर देंगे बिना देखे ही, तो आप गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो आप डरेंगे और पेपर में आता हुआ क्वेश्चन बाद में घबरा के गलती हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग इसके बारे में सोचे ही नहीं। तो सोचिए, क्योंकि डीएलएड का पेपर है तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे a+1/a दिया है 2 और a² + 1/a² की वैल्यू निकालना है। ये पढ़ाया भी गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमको स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो a², इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/a²। तो इसका अगर होल स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों में तो क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इतना पता लग गया कि ऐसे लगेगा, इस पे टूटेगा इस फार्मूले पे, तो यहाँ पे 2 आ जाता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो a² + 1/a² की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो 2 हो गया। तो कितना जल्दी लग गया। लेकिन आप लोग क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जैसे LCM SCF का भी पूरा एकदम बढ़िया समझाया गया किसमें SCF निकलेगा, क्यों निकल रहा है। आप थोड़ा बहुत सोचिए, अपने से चित्र बना के प्रयास करिए। जितना आप सोचेंगे, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अभी तो लय है कि मैं ऐसे ही फालतू कर रहा हूँ, लेकिन बाद में वाकई आपको फायदा होगा। तो ये आपके मोटिवेशन के लिए वीडियो है कि क्या आपको कैसे करना है। घबराना नहीं है कि हमको मैथ नहीं आता, अरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अचानक से कोई एकदम एक दिन में तो मास्टर हो नहीं जाएगा। कोई भी अगर मास्टर है तो उसको कितना सोचिए मेहनत किया होगा, क्योंकि चीज़ें भूलती हैं। आज मैंने 4 दिन पहले जो पढ़ाया होगा वो आपको भूल रहा होगा धीरे धीरे। क्यों भूल रहा है? प्रैक्टिस नहीं। फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे उसको क्या लगाएंगे? व्यवहार में लाएंगे। जैसे अधिगम की परिभाषा क्या होती है कि अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना है, जो कि पहले सेमेस्टर में था बाल विकास में, कि अस्थायी परिवर्तन होगा तभी तो ये होगा कि अधिगम हो गया है। अस्थायी परिवर्तन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो यही बातें समझनी कहाँ से क्या करना है। मैं बुक बता दिया हूँ, सिलेबस आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और जो भी टॉपिक आज बचा है उसको मैं बता देता हूँ। तो कोई वो नहीं है, आप लोगों को बस समझना चाहिए। चाहे ये मैथ की बात नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। पहले जैसे इंग्लिश ही आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा इस सेमेस्टर में, लेकिन आप देखिए कि इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में कैसे आया है। अगर हमको ग्रामर नहीं आता है तो कैसे मैं अपने पहले इस 12 नंबर पाऊंगा ताकि मेरा बैक एलिमिनेट हो जाए। आप इंग्लिश नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग कहाँ से करेंगे? तो प्रीवियस ईयर से करेंगे। कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, सब एकदम ईजी है। बस उसका सिस्टम समझने की ज़रूरत है। हर एक सब्जेक्ट का सिस्टम होता है एक,
सिस्टम समझ गए, सब्जेक्ट आ गया। सिस्टम नहीं समझे तब दिक्कत है। तो सिस्टम को ही समझना एक बहुत ही बड़ी बात है। और सिस्टम कैसे समझेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे। आप उसको हल्के में नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जाता, नहीं तो बाद में वो बहुत धोखा कर सकता है और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये सब बातें एकदम ध्यान रखेंगे। अगर समय मिलेगा तो मैं इंग्लिश के मोस्ट टॉपिक और क्या क्या पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, ताकि आप लोग पास हो जाए। तो यही सब चीज़ें आप लोग को प्लानिंग से ही मिलेंगी। तो प्लानिंग करेंगे, खुद से करेंगे, किसी पे भी डिपेंड न रहिए। आप लोग नोट्स मांगते हैं कि सर नोट्स शेयर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। नोट्स बस केवल काम का रहेगा। मैं एकदम बता दे रहा हूँ निश्चित ही, कोई अगर नोट्स आप ले भी लेते होंगे तो कभी पढ़ते नहीं होंगे। कब पढ़ेंगे? पेपर से 2 दिन पहले। केवल आप लोग कंटेंट इकट्ठा करना चाहते हैं, कितना भी मिल जाए, लेकिन खुद मेहनत आप लोग नहीं करना चाहते। एकदम ये रियलिटी है। आप लोग जब तक खुद मेहनत नहीं करना चाहेंगे, खुद से नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? दूसरे के नोट से करिए। अपना नोट्स सबसे बेस्ट होता है। दूसरा कैसे नोट्स बनाया है, क्या किया है, उसमें क्या क्या सोच के क्या किया है, वो केवल वही जानता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अपने बारे में अगर कोई भी आदमी जानता है तो वो स्वयं खुद जानता है। तो ये सब बातें आप लोग को समझनी होगी और थोड़ा सीरियस हो जाइए किसी भी चीज़ के लिए। और डीएलएड का मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ऐसा सिलेबस है कि चाहे वो आगे की तैयारी करते हो, अगर सीरियसली पूरा सिलेबस बढ़िया से भी किया जाए तो कोई भी टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं निकले, चाहे और कोई भी एग्जाम। लेकिन सीरियसली इसमें जो बहुत कुछ है उसको आप ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग सीखिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सीरियस रहिए, थोड़ा सोचिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। हर एक देखते हैं 1-2 दिन में ग्रुप में ये सिलेबस कोई मांगता है, कोई अभी बुक का फ़ोटो मांगता है, तो आप लोग खुद से नहीं सर्च कर पाते। अरे जो नहीं आता है आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करिए कि डीएलएड बुक डाउनलोड, क्यों नहीं आएगा? बहुत जगह तमाम साइटें पड़ी हैं, आप लोग को सीधा सीधा मिलेगा। सर्च नहीं करते हैं, बस कोई इन लोगों को पका पकाया खाना चाहिए, सीधा सीधा कोई दे दे, वो भी पढ़ेंगे नहीं। बस कहना है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो कोई मतलब नहीं है। आप खुद जागरूक होइए। और दूसरी बात यह है कि अब जो आज बचा हुआ टॉपिक है, इसको मैंने प्लानिंग में बता दिया कि पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कॉमन है। ये नहीं है कि पहले सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर के वीडियो पहले सेमेस्टर के लिए नहीं है, सब है। आप लोगों को फ़ायदा दिखेगा। अब आते हैं कि जो सिलेबस एक बच गया है कि ये आयत चित्र वाला है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का, ठीक, अवर्गीकृत आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन, ठीक, ये होता है। आयत चित्र क्या होता है इसके बारे में देखेंगे और टैली चिन्ह के बारे में भी देखेंगे, ठीक। आयत चित्र क्या होता है और टैली चिन्ह के बारे में भी देखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या है? बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन है सिलेबस में। जब नोट्स बनाए तो मेरी एक गलती है कि मैं उसमें जो परिभाषा है वो लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन बोलता हूँ 2-3 बार। वो क्यों बोलता हूँ कि आप लोग खुद नोट करें और वो परिभाषा आगे वाकई काम आएंगी। ऐसा नहीं है मैं अगर लिखवाता रहूँगा तो एक ही क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और चलता रहेगा और डीएलएड ही नहीं खत्म होगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक एकदम अथाह सागर की तरह है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और कोई भी एक किसी भी टॉपिक में पारंगत एकदम हो नहीं पाता है कभी भी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक का एकदम समुंदर है था, उसमें घुसते जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसमें एक से एक खतरनाक से खतरनाक सवाल बन सकते हैं। तो उससे नहीं मतलब है। आप लोग नोट्स बनाइए, क्या क्या बताया गया है, एकदम एक एक चीज़ बताया गया है। तो अब आते हैं बारंबारता बंटन से। तो जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये है कि जैसे कोई भी आंकड़ा दे दिया, जैसे अगर हम कहें कि कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं, ठीक, कई स्टूडेंट हैं, हमको नहीं पता है कितना स्टूडेंट है, या मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट हैं, ठीक, उनके हिंदी विषय का नंबर, यानी 15 स्टूडेंट जो है उनके हिंदी विषय में कितना कितना नंबर आया है ये दिया हुआ है। जैसे मान लें अगर 5, 10, 15, 20, 5, 15, 8, 10, 9, 9, 10, ठीक, फिर उसके बाद 11, 13, 14, 16, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 स्टूडेंट हो गए। ये हिंदी के विषय में मान लीजिए नंबर पाए, कितने भी नंबर का टेस्ट होगा। बस ये है कि ये बारंबारता बंटन क्या होता है। तो पहला तो क्या होता है क्या कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। जैसे इस आंकड़ा है, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही मतलब
ये होता है बढ़ते क्रम। तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे और अवरोही लिखेंगे तो सबसे बड़ा लिखेंगे, ठीक। अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख लेंगे। पहला ये होता है, या अभी आएगा समांतर माध्य वो सब अगले सेमेस्टर में, तो उसमें आरोही क्रम लिखना पड़ता है, समांतर माध्य में तो नहीं, मध्यिका में। तो ये सब आप लोग को जानना, ये सब आता भी होगा। तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, जैसे इसमें सबसे छोटा 5 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 9 है और 2 बार यहाँ पे 5 है, ठीक। फिर उसके बाद 10 है, 3 बार है, 1 2 3 बार। फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर हो गया 14 है, फिर 15 है, फिर 2 बार 15 है, नहीं एक ही बार 15 है, 16 है, 2 3 5 3 8 3 11 2 13 और 2 छूटा हुआ होगा कहीं होगा, ठीक। ये 20 है, एक बार 20 भी है और एक आध छूटा हुआ होगा, ठीक। 15 2 बार है। तो ये टोटल मान लीजिए 15 स्टूडेंट हैं, ठीक। तो ये 15 स्टूडेंटों का नंबर है और इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब दूसरा क्या है, अवरोही क्रम। तो वहाँ पे 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 16। अब ये क्या होता है, बारंबारता बंटन क्या होता है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बारंबारता सारणी में लिखेंगे, कितने बार आया है। बारंबारता मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार आया है, ठीक। तो ये होती है बारंबारता, जितना बार आया है, और जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको कहते हैं बहुलक। इन कोई भी चीज़ जितनी बार आया है, जैसे यहाँ पे देखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्लास 6, ठीक, क्लास 6 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट हो गए, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों की संख्या हो गई, और ये हो गई बारंबारता। क्लास 6 में कोई अगर विषय होगा, जैसे मान लीजिए हिंदी का नंबर है, तो हिंदी विषय में पाए नंबरों का क्रम, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि बारंबारता का मतलब क्या होता है, जैसे 5 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो कितने स्टूडेंट पाए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 स्टूडेंट पाए हैं। तो 5 नंबर पाने वालों की बारंबारता क्या हो गई, 2 हो गई। 2 स्टूडेंट अगर 5 नंबर पाए हैं तो 2 बार बारंबारता है किसकी, 5 नंबर पाने वालों की। यानी कि इसका मतलब यही है कि 5 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट है किसके, क्लास 6 के। तो ये ऐसे चार्ट बनाएंगे, ठीक। तो ये होता है बारंबारता बंटन। तो अगर 8 को देखें तो 8 नंबर पाने वाला एक स्टूडेंट, तो बारंबारता क्या है 8 की, 1 बार है। 9 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, तो बारंबारता 9 की 2 बार। 10 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट, तो बारंबारता 3 बार। 11 नंबर पाने वाला एक स्टूडेंट, तो बारंबारता 1 बार, यानी 11 1 बार आया है। 13 कितना बार आया है, 1 बार आया है। इसी तरह से 14, ठीक, 14 1 बार आया है, ठीक। 15 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। 16 1 बार आया है, और 20 कितना बार आया है, 1 बार। टोटल जोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट हो गया, लास्ट में जोड़ेंगे तो ये 15 ही आएगा, ऐसे ही मिला लेंगे। तो ये होता है 2 1 3 2 5 3 8 1 9 1 10 1 11 2 13 2 15। तो ये 15 आ गया बारंबारता, यानी 15 स्टूडेंट है। इन कौन कौन सा स्टूडेंट कितना बार पाया है। अब एक आता है दूसरा, ये तो हो गया बारंबारता बंटन किसका, अवर्गीकृत आंकड़ों का, जो एक सिलेबस में है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ग नहीं दिखाया गया। लेकिन आपके पेपर में क्या पूछा है, वर्गीकृत आंकड़ों का। क्या पूछा है, वर्गीकृत आंकड़ों का। तो अगर हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें, लेकिन अभी तो एक और चीज बचा है, टैली चिन्ह। वो कह देता है कि टैली चिन्ह से प्रदर्शित करिए, ठीक। टैली चिन्ह क्या होता है, एक जैसे अगर हम बारंबारता देख रहे हैं, जैसे 5 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट। 5 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। तो 2 को अगर लिखना है टैली चिन्ह में तो ऐसे लिखेंगे 2 को, ठीक। 10 नंबर पाने वाले कितने हैं, 3, तो टैली चिन्ह में 3 को ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर टैली चिन्ह में अगर 1 को लिखना होगा तो 1 कैसे लिखा जाएगा, 2। 4 लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। क्या करेंगे, एक एक लाइन खींच देंगे। लेकिन मेन यहीं पे आता है सीखने वाला। और मान लीजिए 10 नंबर पाने वाले अगर 5 स्टूडेंट होते हैं, यानी 5 स्टूडेंटों ने 10-10 नंबर पाया है, तो 5 को टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें तो एक भी 5 नहीं है जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है। लेकिन अगर बारंबारता किसी की 5 हो जाए, यानी कोई भी चीज़ हो, चाहे नंबर पाने वाला या वजन का भी हो, या कोई भी दे क्वेश्चन जो अवर्गीकृत हो डाटा, तो 5 को कैसे लिखेंगे, तो 4 तो ऐसे लिख देंगे और 5वें के लिए एक लाइन ऐसे खींच देंगे। तो ये हो गया 5। और 6 को दर्शाना होगा टैली चिन्ह में तो कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, और छठा ऐसे। 7 दर्शाना होगा तो 1 2 3 4, 5वां ऐसे, 6 7। तो ऐसे दर्शाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, टैली चिन्ह।
तो अब तो आगे आइए क्या, ये वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों का ये टैली चिन्ह हो गया और ये बारंबारता सारणी। तो ऐसे बना देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब सिलेबस में अगर हम देखें पेपर है मैथ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वर्गीकृत आंकड़ों का। ध्यान से देखिए, जैसे ये बता रहे थे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अब। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, बारंबारता वर्णन तो करना है, आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है, लेकिन ये क्या है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। यहाँ पे 0 से 12 लिखा है तो गलती लिखा है, 10 है, पहले ही बताए हैं। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों का अगर निकालना है आयत चित्र, ठीक, तो आयत चित्र के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा क्या होते हैं, फिर उसके बाद आयत चित्र को पढ़ते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक, वर्गीकृत आंकड़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल में बात लेना, ठीक, वर्ग अंतराल में बात लेना वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। जैसे अगर हम इसी को कर दें कि ऊपर वाले ही क्वेश्चन में वर्ग अंतराल मतलब ये कितने भी गैप का हो सकता है। पहली बात तो ये है कि वर्ग अंतराल कितने भी गैप का हो सकता है। जैसे अगर 10-10 का गैप ले तो 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है कि आप कितने कितने के वर्ग अंतराल में बांटेंगे, या वो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उसको आयत चित्र द्वारा दिखाना सीखना पड़ेगा। लेकिन वर्ग अंतराल के बारे में अगर हम जान लें, जैसे अगर वर्ग अंतराल 10-10 का है, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 2-2 का वर्ग अंतराल 10 से 12, तो इसमें जो जो बातें आप लोगों को आगे के लिए जाननी होगी, क्या जाननी होगी, इसका परास, परास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज, यानी कि जो ये वर्ग अंतराल है इसका रेंज क्या है, ठीक, एक तो ये पूछा जाता है, ठीक, इसका रेंज क्या है, कोई भी अगर आंकड़ा दिया गया है तो इसका रेंज क्या है, ठीक। तो कोई भी आंकड़ा दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम ये नंबर वाला ही देते हैं, तो ये आंकड़ा था ये, इसका अगर परास निकालना हो तो 15 स्टूडेंट हैं, ठीक, तो सबसे लोअर वैल्यू यानी सबसे जो छोटी वैल्यू है डेटा की और सबसे बड़ी वैल्यू, इन दोनों को अगर माइनस कर दें, घटा दें बड़ा में से छोटा, यानी 20 में से 5, तो इसका रेंज क्या होगा, 15 होगा। यानी रेंज निकालने के लिए क्या है कि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटाना है। जैसे आंकड़ा दे दे कि 5 शिक्षार्थियों का अगर 5 जैसे विद्यार्थी हैं, इसका वजन है एक 40, एक 45, एक 30, एक 35 और एक 32, तो इसका रेंज निकालना होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 30 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 45 है, यानी आरोही अवरोही में बदल के सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है इसको घटा देंगे तो इसका परास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे गलती से, लेकिन देगा नहीं, तो ये जानना जरूरी है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि अगर वर्ग अंतराल में बांट दिए तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो दे देगा कि 2-2 के वर्ग अंतराल में बांट के करिए या 3-3 के वर्ग अंतराल में बांट के करिए, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बांटें, जैसे अगर आप इसको 10-10 के वर्ग अंतराल में बांट लें, तो अब वर्ग अंतराल में इसको बांट के अगर लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखेंगे, जैसे 0 से 10 अगर लिख दे वर्ग अंतराल, तो 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, और एक 10 को ले लेंगे तो 4, तो 0 से 10 है तो 10 को इसी में लेंगे, तो 0 से 10 तक में कितने स्टूडेंट है, 4, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, 10 से 4। फिर 10 से 20 लेंगे तो अब 11 से 20 देखेंगे, तो 11 से 20 में 1 2 3 4 5 6, ठीक, 10 में तो ये आ गया 5, तो 11 से 20 में पाने वाले स्टूडेंट कितनी है, 5। तो ऐसे ही बारंबारता लिख दी जाएगी, ठीक। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं आप इतना में बात के, तो इतना ही वर्ग के बारे में समझिए कि वर्ग में बात के ये कितना का भी वर्ग ले सकते हैं अगर ऐसे देगा तो। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है तो वैसा ही देगा बार बार। तो इसको देखेंगे तो आयत चित्र अब क्या होता है, तो आयत चित्र में कैसे बनाएंगे, जैसे अगर हम इधर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे अगर हम लिख दें और वर्ग अंतराल है तो लिख देंगे क्या, वर्ग अंतराल, क्या लिख देंगे, वर्ग अंतराल। इधर लिख देंगे क्या, बारंबारता, ठीक, बारंबारता। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें 0, जैसे वर्ग अंतराल अगर 10-10 का है, 10 20 30 40 50, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे 0 से 10 तक, यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8
10 12, ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा कितना आंकड़ा दिया है बराबरता में। तो ऐसे अगर कर देंगे तो आप लोग बस देखेंगे कि आयत चित्र बना देंगे। जैसे 0 से 10 वर्ग का एक आयत जैसा बनाएंगे। आयत कैसा होता है? ऐसा ही होता है आयत, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। तो अगर यहाँ पे अगर आयत बनाए 0 से 10 में और देखेंगे उसकी बराबरता कितना दिया है। अगर 2 दिया है तो 2 तक करेंगे, 5 दिया है तो 5 तक करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन अगर हम देखें आयत चित्र बना के जो दिया है क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये तो आंकड़ा दे दिया है। 0 से 10 में क्या है? 2 है। 0 से 10 में क्या है? 2 है। तो इसको अगर छोटा सा चित्र बना दे ऐसे, इसको अगर वर्ग अंतराल लिख दें 0 10 20 30 40 और ये है 50 फिर है 60। ये तो हो गया क्या? वर्ग अंतराल। और इधर क्या लिख देंगे? बराबरता। इसी तरह से अगर वर्ग अंतराल नहीं रहेगा तो क्या लिख देंगे? जो जो नंबर पाए होंगे, 5 नंबर पाने वाले, 7 नंबर पाने वाले, जैसे वो लिखेंगे तो केवल उसमें नंबर लिखेंगे। नहीं, वर्ग अंतराल में क्या करना है? जब आयत चित्र बनाना है तो क्या करना है? तो 0 से 10 तक पाने वाले कितने हैं? 2 नंबर, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 के बाद सीधा ये 6 दिख रहा है तो 2 के बाद 4 6 ऐसे ही लिख देंगे। और टोटल क्या है? 20 तक है तो ऐसे ही ऊपर कर देंगे, 20 तक लिख देंगे। तो 4 6 8 10 12 14 16 फिर उसके बाद 18 20 ऐसे ही कर देंगे आप लोग, जहाँ तक जैसे नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब जैसे 0 से 10 है, अब 0 से 10 में क्या दिया है? 2 बार बराबरता है तो बराबरता 2 तक करेंगे। 0 से 10 वर्ग। अब 20 वर्ग तक का है, ठीक। अब 20 वर्ग तक है, 10 से 20 तक का, तो ये 8 है तो 8 पे करेंगे। ये तो हो गया 8 तक और इसको मिला देंगे तो एक ये आयत बन गया कि नहीं बन गया? देखिए आयत बन गया एक। ये भी क्या बन गया? आयत बन गया। 0 से 10 वर्ग करिए। 20 से 30 वर्ग में कितना है? 15। तो 15 कहाँ है? यहाँ आएगा। तो ये बनाएंगे ऐसे, ये 20 से 30 वर्ग और 20 वाला भी ऐसे है। तो ये 15 है कि नहीं है? ये देखिए 15 पे है। तो ऐसे ही आयत चित्र बनाएंगे। 30 से 40 में कितना है? 20। तो 20 पे करेंगे ऐसे, 20 पे ऐसे मिलाएंगे और 40 पे लेंगे और ऐसे लेंगे। तो ऐसे आप लोग क्या बनाएंगे? आयत चित्र। ये क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है, ठीक। तो आयत चित्र मतलब आयत बनाना है। तो ऐसे आप लोग कर देंगे तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है और 2 नंबर आप लोग इजीली पा सकते हैं इस टॉपिक से। तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करें। जैसे 50 से 60 है, यहाँ में 6 तक करना है तो 6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो 50 से 60 तक में कैसे बनेगा? 6 तक, 6 ऐसे बना दीजिए। ये ऊपर वाला 6 और नीचे वाला ऐसे, ठीक। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये हो गया आयत चित्र हो गया। तो ऐसे ही करना है और रेंज पर जान ही लिए और अगले सेमेस्टर में जो आएगा वो देखेंगे। और देखते हैं बात क्या हम लोग कि अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये भी सिलेबस में है तो इसको भी देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। परिमाप अगर हम निकालना बताए तो 2 पाई आर। क्वेश्चन कैसे दे सकता है? ऐसे एक वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है। तो वृत्त में अगर आप लोगों को अगर आर दे दिया, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप लोगों को ये पूछ सकता है, पूरा परिधि पूछ सकता है। तो 2 गुणते में पाई इंटू में आर रखेंगे 5 तो 10 पाई हो जाएगा आंसर। तो ये क्या है? परिधि है। परिधि मतलब परिमाप, ठीक, बाहर बाहर का योग। अगर क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर की जगह 5 गुणे 5 तो 25 पाई हो जाएगा। तो ये जब आर त्रिज्या है तब। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, वो बार बार एक क्वेश्चन देता है, बार बार एकदम देता है। वो क्या देता है कि अगर वृत्त की परिधि 54 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो परिधि दिया है 14 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? परिधि मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आर बराबर 54/2 पाई। 54 और 2 लिखेंगे और पाई को 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 54/2 गुणते में 22 इंटू 7। अब इसको कटाएंगे तो कट नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा कटेगा। तो 27/22 तो ये शायद 154 देता है। ये क्वेश्चन मतलब है बहुत बार आता है तो इसको 154 लिख देते हैं। तो 154 अगर लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये 154 होगा, ये भी 154। तो ये
22 से 7 बार में कटेगा। यहाँ पे लिखते हैं 154 गुणते में 7 बटा में 2 इंटू 22, तो ये 7 बार में कट जाता है। तो आर की वैल्यू आती है 49 बटा में 2 आ गई। अब आर की वैल्यू रख देंगे तो वो आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही आर की वैल्यू वहाँ रख दीजिए तो आप लोगों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, आर की वैल्यू 49 बटा में 2 इंटू 49 बटा में 2। अब इसको कटाएंगे 7 से 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक परिधि दे देगा, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल दे देगा तो आर निकाल के आप लोग परिधि निकालने को आ सकता है। तो यही दो चीज़ें हैं। और बार बार समबाहु त्रिभुज में बताया जाता है कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं अगली बात। अगली बात क्या आपसे पूछेगा, एक आप लोग को बात बताए थे कि इसमें आयत और वर्ग में क्या बताए थे, आप लोग याद रखिए कि कभी भी अगर जैसे आयत है, आयत का परिमाप जैसे 50 दिया है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दे सकता है, मात्रक इसका मतलब सेम रखना है। तो अगर इसको मोड़कर अगर हम वृत्त बनाना चाहते हैं, वृत्त बनाना चाहते हैं तो इसको मोड़कर अगर वृत्त बनाना चाहते हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसे एक अंक अपने से ले लिए 50, लेकिन आपको इसको समझना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होगा। तो आप लोग को एक बात बताए थे, याद करिए उस दिन कि बताए थे कि कभी भी किसी भी चीज़ को तार को मोड़ेंगे, जैसे ये आयत है तो ये तार मतलब क्या है, बाहर बाहर आयत बनाया गया है मोड़ के, तो इसको जब वृत्त बनाएंगे तो इसी तार से बनाएंगे। तो यानी जितना तार लगा है बाहर बाहर, ये क्या होता है, परिमाप, और ये भी जो बाहर बाहर है ये क्या है, परिमाप। यानी कि जब भी तार को मोड़ कर बनाएंगे तो ये क्या होगा, परिमाप बराबर होगा। चाहे आयत से वर्ग बनाए, वर्ग से आयत बनाए, आयत से वृत्त बनाए, या आयत से समचतुर्भुज बनाए, या कोई भी आकृति बनाए, आपका परिमाप बराबर होगा। ठीक, ये बात एकदम बताई गई थी बढ़िया से। अब जब परिमाप बराबर हो गया तो आयत का परिमाप दिया है, बराबर लिखेंगे वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है, और ये बराबर है आयत के परिमाप के। आयत के परिमाप कितना है, 50। समीकरण संतुलित हो जाएगा क्योंकि वृत्त का परिमाप उतना ही आ रहा है जितना आयत का परिमाप है। तो आयत के परिमाप के बराबर लिख सकते हैं, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जब r निकल जाएगा तो पाई r स्क्वायर से क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस करवाया गया है, तो आप लोग बस कंसेप्ट याद रखिए। कंसेप्ट क्या था कि जब भी तार को मोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, वो परिमाप बराबर रहेगा। ये क्या है, 2D में आयत हो, वृत्त हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, या कोई भी 2D की आकृति हो, इसका डायमेंशन टू डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई केवल हो। समझ पा रहे हैं आप। अब आते हैं अगली बात पे। अगला बात ये है, इसी तरह से हम लोग क्या पूछे थे, आयतन में जैसे अगर घनाभ को पिघला के अगर घन बनाया जा रहा है तो जब भी 3D में पिघला के बनाया जाएगा तो उसका आयतन समान होगा। यानी घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कर देंगे तो उससे भुजा की वैल्यू निकलेगी। फिर उसके बाद घन का आयतन पूछेगा तो घन का आयतन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी करवाए थे। तो ये सब कंसेप्ट है, और यही छोटा छोटा कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। और आप लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, शुरू में देख के भाग जाएंगे, कहीं कुछ बताया ही नहीं जाता। तो आप लोग बने रहेंगे तब कुछ बढ़िया चीज़ निकलेगी। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। एक रोमन अंक है थोड़ा सा, तो मतलब रोमन अंक में क्या है कि 1 है तो 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें मेन जानने के लिए क्या है कि 1 को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है 5, जो याद रखने वाला है, 5 को ऐसे लिखते हैं। 10 आ जाएगा तो 10 को ऐसे लिखते हैं। ये पहले सेमेस्टर में है तो इसको देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। 10 के बाद अगर देखें सीधा सीधा तो 50 की वैल्यू को पता रहना चाहिए यल, 100 की वैल्यू को पता रहना चाहिए सी, 500 को पता रहना चाहिए डी, 1000 को पता रहना चाहिए यम। ठीक, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर किसी पे बार लगा दें, जैसे अगर हम इस पे बार लगा दें, 1 पे बार लगा दें, जैसे 1 लिख के अगर बार लगा दें, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 1 पे 3 जीरो है, यानी 1000 का गुणा हो जाता है। जैसे 5 पे अगर बार है, ठीक, तो इसका मतलब ये 5000 की वैल्यू है। या ये तो ऐसे लिख दिए, इसको 1 को ऐसे लिखिए, रोमन में लिखिए। तो 1 पे बार का मतलब है कि ये 1000 है, 5 पे बार का मतलब क्या है, ये 5000 है, यानी कि 5000 का गुणा है।
तो ऐसे भी ये समझ पाते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा अंक लिखने में बार लगाना पड़ता है। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, अभी पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन एक पूछा गया था, ये कौन सा ऐसा है रोमन अंक में लेटर जो इन सब में इतने में से है जिसका 2 बार प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, 2 बार, जैसे ऐसे 5 2 बार लिखा साथ में नहीं पाएंगे। तो ऐसे कौन कौन सा लेटर है इसका नहीं है। जैसे 1 की बात करें तो 1 2 3 ऐसे लिखा आप लोग पाते हैं 3 को। 5 को देखें तो 5 एक ही साथ रहेगा। जैसे अगर 5 के बाद अगर 6 लिखना रहेगा तो ऐसे 6, 7 लिखना रहेगा तो 7, 8 लिखना रहेगा तो 8। यानी कि अगर कोई भी अंक के आगे, यानी रोमन अक्षर के आगे कोई भी आगे लिखते हैं तो ये ऐड होता है। और इसके पहले लिख देंगे, जैसे x लिख दिए और इससे पहले 1 लिख दिए, तो यानी 10 में से 1 घटाना है, पीछे लिख दिया यानी कि घटाना है। तो ये 9 का सिंबल होता है। इतना आप लोग देखते देखते सीखे होंगे कहीं भी। तो पहले लिखेंगे तो घटाना है और बाद में लिखेंगे तो जोड़ना है। तो अगर हम 5 के बाद 8 लिखें तो ऐसे लिख देते हैं 5 6 7 8। तो 2 बार 5 का प्रयोग तो नहीं होता है। 10 लिखना हो तो 10 के लिए नया सिंबल आ गया है। 20 लिखना हो तो 20 के लिए 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। 30 लिखना हो तो 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यानी 5 का प्रयोग 2 बार नहीं हो सकता, नहीं होता है। ठीक, ऐसे यल है तो 50 लिख दिए, 60 लिखने के लिए ऐसे करेंगे, 70 लिखने के लिए ऐसे करेंगे, 80 लिखने के लिए ऐसे करेंगे, 90 लिखना हो तो 100 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ऐसे प्रयोग करते हैं। लेकिन 2 बार कभी भी आप लोग प्रयोग नहीं पाएंगे। ठीक, 2 बार इसका प्रयोग नहीं पाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये CX हो गया 90, 91 लिखना है तो 1 आगे लिख दीजिए तो XCI हो गया। तो ऐसे आप लोग लिखना जानेंगे तो L का भी प्रयोग 2 बार नहीं होता है। इसी तरह से D का भी प्रयोग 2 बार नहीं होगा, क्योंकि 500 के बाद 600 के लिए CC हो जाएगा। तो 3 ऐसे हैं VLD, 5 50 और 500, इनका प्रयोग कभी भी 2 बार आप लोग नहीं पाएंगे और सबका प्रयोग पा जाएंगे 2 बार। तो ये आप लोग लिखना सीखिएगा रोमन अंक, थोड़ा सा आप लोग बुक में देख देख के, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोग को 55 लिखने को कह दे रोमन अंक में, तो 50 के लिए तो हो गया यल, 5 जोड़ना है 50 में तो यल भी हो गया। 45 लिखना है तो 50 में से 5 कम है, 50 के लिए ये हो गया, 5 घटाना है तो भी यल हो गया। तो ऐसे ही देखना है। जैसे 41 लिखना है तो 41 कैसे आता है, 40 + 1। 40 कैसे लिखेंगे, 50 में से 10 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो ऐसे 41 हो जाएगा। 50 हो गया, 10 कम करना है तो पीछे लिखना पड़ेगा 10 और 1 जोड़ना है। तो ऐसे ही आप लोग को रोमन अंक आ सकता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और ये इस तरह से आप लोग का DLED फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का मैथ ख़त्म हो चुका है। और ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये नहीं है कि आप लोग कैसे वर्क करना है, ये केवल फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। एक्चुअली ये क्लास मिक्सचर है, और मिक्सचर क्या, जो सेकेंड सेमेस्टर में काम का है वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। जो प्रतिशत पढ़ा है उसके लिए अलग प्ले लिस्ट है DLED फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, तो उसको भी देखिए, प्रैक्टिस करिए। बुक बता दिया गया है कहाँ से प्रैक्टिस करिए, बुक का PDF भी भेज दिया गया है ग्रुप में। तो आप लोग PDF के लिए क्या ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कई बार लिंक भेजा गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और थोड़ा अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको कम से कम मैथ में किसी भी तरह से 20 स्कोर करना ही है। कम से कम आप लोग ये अपने आप से वादा करिए कि जिसको मैथ नहीं आती है ये सब इनके लिए है। जिनको आता है पहले से वो तो वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो 25 में 25 कभी उससे कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का पढ़ना ही बेकार है। हो जाता है कभी कभी कम आ जाता है, लेकिन आपको कम नहीं आना चाहिए। और एक और बात यह है कि आप लोग पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन था a + 1/a = 2, a² + 1/a² बराबर कितना आएगा, तो लिखेंगे कि a + 1/a, चूँकि ये क्या है बराबर 2 दिया है, ऐसे लिखेंगे आप लोग पूरा, तब आप लोग को DLED में नंबर मिलेगा। तब आप लोग कहते हैं कापी बढ़िया से चेक नहीं हुई, आंसर नहीं मिला, डायरेक्ट लिख देंगे तो कैसे नंबर मिलेगा। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसको या तो यहाँ पे लिखिए या कोष्टक में लिखिए। जैसे वो आयु वाला क्वेश्चन था, तो माना राम की आयु x है, ठीक, समीकरण के अनुसार या प्रश्नानुसार, अगर क्वेश्चन के दिया है तो प्रश्नानुसार। फिर उसके बाद अगर मोहन की आयु दिया है और दिया है कि मोहन की आयु राम से 5 वर्ष बढ़ी है, तो मोहन की आयु x + 5।
तो ये सब लिखना पड़ेगा, या तो प्रश्नानुसार लिखे या कोई भी चीज़ लिखे, तो लिखने की भाषा बुक में भी दी रहेगी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, तो इसको भी ना भूलें। ठीक है, अब आप ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को अब धन्यवाद और ऑल द बेस्ट मैथ के लिए। और आप लोग अच्छा करें, मेरा यही भगवान से इच्छा भी है, और आप लोग अच्छा करेंगे भी, मुझको विश्वास है, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।